हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी फिर मिलोगी का पार्ट 2। चलिए सुनते हैं कहानी। उस साल वसुधा बीकॉम के अंतिम वर्ष में थी। नागपुर के उस कॉलेज में वसुधा के फाइनल एग्जाम शुरू हो चुके थे। जाने ये कैसा अप्रैल था कि आज पहले पेपर के दिन ही तेज बारिश हो रही थी। वसुधा छाता लिए पूनम और सना के साथ हॉस्टल से समय से पहले ही कॉलेज के लिए निकल गई थी। कॉलेज के गीले कॉरिडोर में भीगे हुए छात्रों के धक्कम धक्के से जूझते हुए नोटिस बोर्ड में अपने रोल नंबर के साथ लिखा एग्जाम रूम चेक किया। जैसी उम्मीद थी वही हुआ। वसुधा, पूनम और सना तीन पक्की सहेलियों के एग्जाम रूम अलग अलग थे। एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कहकर तीनों अलग अलग दिशा में मक्खियों की तरह भिनभिनाते छात्रों से भरे कॉरिडोर में गुम हो गई। पूरे साल क्लास से नदारद रहने वाले कुछ लड़के भी आज हाथ में किताब खोले अंतिम घड़ी में किसी से कुछ पूछते नजर आ रहे थे। ज्यादातर लड़कियों के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिख रहा था। कॉरिडोर जूते चप्पलों में लगे कीचड़ से करकरा रहा था। वसुधा ने दरवाजे के ऊपर लिखा अपना एग्जाम रूम नंबर पढ़ा और भीतर चली गई। कतार में रखी टेबलों की गलियों के बीच अपना रोल नंबर लिखे टेबल पर आकर बैठ गई। जितना कुछ कल रात भर जागकर पढ़ा था उसे एक बार फिर आंखें मूंदे मन ही मन दोहरा रही थी। आधे भीगे छात्र एक एक करके एग्जाम हॉल के भीतर आकर अपने टेबल पर बैठते जा रहे थे। अभी अभी भीतर आई सुरंगमा ने वसुधा से फुसफुसाकर कुछ कहा, मगर बारिश के सुर ने वसुधा को सुनाई नहीं दिया। वसुधा ने आंख खोली। सॉरी, क्या बोली? अरे अरे बाहर एक बहुत हैंडसम लड़का तुझे पूछ रहा है। वसुधा को बहुत अजीब लगा। इस बेगाने शहर में अपने क्लासमेट्स और हॉस्टल की लड़कियों के अलावा एक आदमी को नहीं जानती। अभी कॉलेज आने से पहले वो टेलीफोन बूथ से घर पर भी बात करके आई है। वहां भी सब ठीक है। यहाँ कॉलेज में मुझसे मिलने नागपुर कौन आ गया? एग्जाम रूम में अभी तक टीचर्स नहीं आए थे। सुरंगमा भी नहीं पहचानती। मतलब वो लड़का हमारे कॉलेज का नहीं है। वसुधा हड़बड़ी में जैसे ही क्लास से बाहर निकली, कॉरिडोर पर आधी भीगी हालत में आशीष उसके बाहर निकलने का इंतजार करता खड़ा था। आशीष को देखकर आश्चर्य से वसुधा का कलेजा मुंह को आ गया। छाती धक से हो गई। आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आशीष को मेरा पता कैसे मिला? दिल के उछाल को नियंत्रित करते हुए अनायास मुंह से यही सवाल निकला। अरे आप यहाँ कैसे? आशीष वसुधा को देखते ही उस सुकून से मुस्कुरा उठा जैसे घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार केदारनाथ का शिखर नजर आ गया हो। जैसे जंगल में भटके को कई रातों बाद वापसी का रास्ता नजर आ गया हो। आशीष की जिस शालीन मुस्कुराहट पर वसुधा साल भर से दिल हारे बैठी थी, आज वह सामने खड़ा था। आशीष मुस्कुराया। तुमसे मिलने आया हूँ। वसुधा अभी भी बदहवास थी। लेकिन अभी 5 मिनट में मेरा पेपर शुरू होने वाला है। आप नागपुर किसी काम से आए हो? आशीष बोला। बताया ना, तुमसे मिलने आया हूँ। वसुधा अचरज से भर गई। आपको इतने बड़े शहर में मेरे कॉलेज का पता कैसे चला? मैंने तो अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया था। आप अभी शिलांग से सीधे यहाँ आ रहे हो? आशीष फिर मुस्कुराया। तुम्हें याद है वसुधा, जब हम लास्ट टाइम अकोला वाली ट्रेन में मिले थे, तब तुमने बताया था कि नागपुर में एप्टेक कंप्यूटर सेंटर तुम्हारे कॉलेज की बिल्डिंग में ही चलता है। आज नागपुर स्टेशन के बाहर निकलकर 2-4 लड़कों को पकड़कर पूछा तो पता चला कि नागपुर में तो 2 एप्टेक कंप्यूटर सेंटर हैं। फिर पता किया कि कौन सा सेंटर है जो किसी कॉलेज की बिल्डिंग में चलता है। पहला वाला सेंटर शहर के मेन मार्केट में किसी कमर्शियल प्लाजा में है। दूसरे सेंटर का एड्रेस मिलते ही तुम्हारे कॉलेज का लोकेशन पता चल गया और मैं टैक्सी पकड़कर यहाँ पहुंच गया। अभी 10 मिनट पहले ही कॉलेज में एंट्री की और मालूम किया कि बीकॉम फाइनल की क्लासेस कहाँ हैं। एक लड़के ने बताया कि बीकॉम फाइनल ईयर के भी 4 सेक्शन हैं और आज पहला पेपर है। इससे पहले 2 रूम में जाकर पूछा, वसुधा शुक्ला है क्या यहाँ? दोनों कमरों के लड़कों ने कहा, नहीं, यहाँ कोई वसुधा नहीं है। फिर 1-2 लड़कियों से पूछने के बाद ये लड़की अभी जो अंदर गई मुझे तुम तक ले आई। तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर तो था नहीं मेरे पास कि तुमको खबर करके आता। मालूम था कि अप्रैल में एग्जाम होते हैं, फाइनल ईयर है,
तो फिर तुम एग्जाम के बाद वर्धा लौट जाओगी और तब तुम्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता। वसुधा आंखें फाड़े आश्चर्य से आशीष को सुन रही थी। इतना सुदर्शन लड़का, उम्मीद का एक कच्चा धागा थामे हजारों किलोमीटर का सफर करके एक ऐसी लड़की से मिलने आया है जिसके साथ 2 बार इत्तेफाकन मुलाकात हुई। कितनी दूर, शिलांग से नागपुर आ गया। कोई केवल दिल लगी में ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं किसी को इतनी अच्छी लग सकती हूँ? आज तक खुद को इतना कीमती कभी महसूस नहीं किया जितना इस लड़के ने मुझे महसूस करा दिया। किसी पसंदीदा शख्स के लिए खुद का भी इतना खास होना, 7वें आसमान में होने का एहसास। कॉरिडोर में प्रश्न पत्रों के बंडल थामे अलग अलग कमरों की तरफ बढ़ते प्रोफेसर्स को देख वसुधा हिचकिचाई। आशीष, लेकिन अभी तो मेरा पेपर शुरू होने वाला है। आशीष ने आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, मैं 3 घंटे बाहर पार्किंग में वेट कर लूंगा। तुम्हें वहीं मिलूंगा वेट करते हुए। तभी वसुधा ने दूर से चौहान सर को इस आखिरी रूम की तरफ क्वेश्चन पेपर और कॉपियों के बंडल के साथ आते देखा। आशीष, अब मुझे भीतर जाना होगा। आशीष ने अंगूठा दिखाया। बेस्ट ऑफ लक, टेंशन फ्री होकर लिखना। वसुधा की मुस्कुराहट में अपनत्व सनी मृदुलता थी। थैंक यू। भीतर घुसते ही सुरंगमा ने वसुधा का हाथ खींचा। कौन है यार ये हैंडसम? साला एग्जाम के ठीक पहले मेरा माइंड डाइवर्ट करा दिया बंदे ने। क्या गजब आवाज में पूछा था। एक्सक्यूज मी, वसुधा शुक्ला किस रूम में मिलेगी? जानती है क्या? मेरी तो आंखें फट गईं कि आज तक कॉलेज में इस पर नजर कैसे नहीं पड़ी। वसुधा ने चेहरे की ललाई, हवाइयां और खुशी छिपाते हुए सहज दिखने का भरसक प्रयास किया। अरे मेरे अंकल का बेटा है, उसे नागपुर में कंप्यूटर कोर्स पता करना है। कॉलेज आया था तो मुझसे मिलने भी आ गया। सुरंगमा की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। चौहान सर ने आते ही पहले आंसर शीट और फिर 5 मिनट के बाद एक और घंटी बजते ही प्रश्न पत्र बांट दिया। तेज बारिश के शोर से कमरा गूंज रहा था। आंसर शीट में लिखते हुए भी वसुधा के दिमाग में रह कर बाहर इंतजार करते आशीष का ख्याल आ रहा था। इस कड़कड़ाती बिजली और झमाझम बारिश में 3 घंटे वो कहाँ गुजार रहा होगा? बेचारा मुझसे मिलने कितनी दूर चला आया। वो तो भगवान का शुक्र है कि आज एग्जाम की वजह से मैं कॉलेज आई। पिछले महीने भर से एग्जाम के लिए लगी प्रिपरेशन लीव की वजह से कॉलेज आना हुआ ही नहीं। अगर छुट्टियों के बीच आशीष मुझे ढूंढता कॉलेज आया होता तो मैं कभी जान ही नहीं पाती कि वो आया था। बाद के दिनों में कोई मुझे बताता भी कि लंबे कद का गोरा लड़का, आंखों का रंग कैडबरी, मुझे पूछता कॉलेज में घूम रहा था तो मुझे आशीष ही होगा लगता जरूर, मगर फिर सोचती कि वो आशीष नहीं होगा क्योंकि वो बिना एड्रेस के नागपुर में मुझ तक कैसे आ सकता है। आज वो इतनी दूर कुछ अधपके सुरागों का पीछा करते चला आया। वसुधा आंसर शीट में लिखती जा रही थी और साथ ही दिल में आशीष के साथ गुजरी 2 लंबी ट्रेन यात्राओं की स्मृतियां वापस सफर कर रही थी। वसुधा ने कलाई में बंधी घड़ी को हल्के झटके के साथ घुमाकर समय देखा। पेपर खत्म होने में अब केवल 15 मिनट बाकी हैं। सना और पूनम बाहर निकलते हुए मुझे कॉरिडोर में ढूंढेंगी, उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊंगी? वो दोनों मेरे बिना हॉस्टल लौटेंगे ही नहीं। सना का एग्जाम रूम कॉरिडोर नंबर 3 में है और पूनम तो फर्स्ट फ्लोर पर ही है। दोनों को किसी से कहलवा भेजूंगी कि मेरा वेट ना करें। नीरज भैया को मुझसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे लेने कॉलेज आ गए। पेपर खत्म होने की घंटी बजते ही बाहर पार्किंग की तरफ भागना है ताकि मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाऊं और मुझे आशीष के साथ कोई देख ना पाए। एग्जाम 6 बजे खत्म हो रहा है। मैं 6 से 8 बजे तक आशीष के साथ रह सकती हूँ। उधर रात 9 बजे तक हॉस्टल न पहुंचने पर वार्डन लड़कियों के घर फोन कर देती है। आशीष के साथ बिताने 2 घंटे तो मिल जाएंगे। क्या वास्तविक जीवन में ऐसे अविश्वसनीय संयोग होते हैं कि दूर देश के 2 लोग एक रेल यात्रा में मिले बिछड़े और 6 माह बाद फिर देश के किसी सुदूर कोने में दोबारा टकरा जाएं? करोड़ों लोग जमीन पर बिना मिले मर जाते हैं। वसुधा और आशीष की मुलाकात सैकड़ों सालों में 2 ग्रहों के आजू बाजू से गुजरने जैसी दुर्लभ खगोलीय घटना सी ही थी। ऐसी अकल्पनीय यात्राएं भी होती हैं क्या कि हजारों किलोमीटर दूर दोबारा वही सहयात्री मिल जाए? इतना बड़ा देश, इतने सारे राज्य,
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पटरियों पर दौड़ती हजारों ट्रेनों में लाखों लोग दूर दराज के स्टेशनों से चढ़ उतर मिल बिछड़ रहे हैं। धक्कम धक्का स्टेशनों से गुजरती ट्रेनों की इन उलझी लड़ियों में ही किसी ट्रेन में दूध सी उजास लिए एक लड़का और बिस्किट की रंगत वाली एक लड़की आमने सामने की सीट पर बैठे 9 घंटे का सफर करते हैं, बातें करते हैं, बिना एक दूसरे का नाम पूछे। 9 घंटे बाद एक स्टेशन आता है और लड़की उतर जाती है। वे दोनों दुनिया की भीड़ में गुम हो जाते हैं, इंसानों के समंदर में विलीन हो जाते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन इस मुलाकात के महीनों बाद भी दोनों के जवान मन में एक दूसरे का गुलाबी ख्याल बदरंग नहीं हुआ। लड़का शिलांग की ठंडी पहाड़ी रातों में हजारों किलोमीटर दूर मैदानों में रहने वाली उस सांवली लड़की को हर दिन बेवजह याद करता था। सादे से चेहरे वाली वो लड़की भी मीलों दूर एक घर की छत पर चांद को तकते हुए लड़के को निस्वार्थ याद करती थी। क्या तारे आकाश से टूटने के बाद कभी वापस आसमान से जुड़ते हैं? क्या कपूर एक बार उड़ने के बाद दोबारा आकार में आता है? क्या नदियां सागर में विलीन हो जाने के बाद पलटकर धारा बनती हैं? क्या किसी सफर में मिले और बिना नाम पता के बिछड़े लोग धरती के किसी दूसरे कोने में वापस मिलते हैं 6 महीने बाद ही? क्या इसको ही वह गहरा लगाव कहते हैं जब सारी कायनात दो लोगों को मिलाने की कोशिश करती है? मैदानों में रहने वाली लड़की भुवनेश्वर तक की उस पहली मुलाकात के 6 महीने बाद दूर दराज के महाराष्ट्र के एक शहर के भीड़ भरे स्टेशन से चढ़ती है, यात्रियों से ठसम ठसा भरी ट्रेन में। इस सफर में उसे फिर मिल जाता है वही लड़का जिसका खूबसूरत चेहरा पिछले 6 माह से उसकी स्याह रातों को जगमगाता आया था। इस दूसरी मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे का नाम पूछ लिया, मगर संकोच और मजबूरी की ऐसी गहरी खाई थी जो एकांत के अभाव में पाटी नहीं जा सकी। और फिर दोबारा दोनों एक स्टेशन के आते ही जुदा हो गए। मगर उस लड़के ने बातों ही बातों में गिरी कुछ लड़ियों को जोड़कर एक डोर बुन ली और जिसे थाम कर वो नागपुर के कॉलेज पहुंच गया। उस क्रिश्चियन लड़के के घर पर लाल पुट्ठे वाली रामायण न होगी, नहीं तो उसे मालूम होता कि श्री राम ने इसी तरह माता सीता के गिराए आभूषणों का पीछा करते हुए लंका की दिशा मालूम की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। वसुधा साल भर पहले दादी के साथ उनकी छोटी बहन की 13वीं के लिए कलकत्ता गई थी। माँ बाबा तो छोटी दादी के यमलोक जाने की खबर आने पर एक दिन के लिए कलकत्ता गए और तुरंत ही वर्धा लौट आए। बाबा के लिए 2 दिन से ज्यादा दुकान बंद रखना संभव न था। छोटी दादी की 13वीं के लिए बाबा ने पहले दादी और मुन्ना चाचा को जाने के लिए कहा था। मुन्ना चाचा के ना नुपुर के बाद ना चाहते हुए भी वसुधा को ही मजबूरी में दादी के साथ कलकत्ता जाना पड़ा। 13वीं वाले घर में दादी को जाने क्या सूझी कि वसुधा से बोलने लगी, जाने अब मैं कब कलकत्ता आऊंगी, मेरी बहन जो नहीं रही अब यहाँ। अब इतनी दूर आए हैं तो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। राजू बोल रहा है कि वहां उसके साले के घर पर एक दिन रुक जाना। राजू अपने साले को भुवनेश्वर में हमारे आने के बारे में फोन कर देगा। हमारी पुरानी टिकट डायरेक्ट वर्धा वाली कैंसिल करवाकर भुवनेश्वर से वर्धा की नई टिकट करवा देगा। राजू ने भुवनेश्वर जाने को बढ़िया एसी में रिजर्वेशन करा दिया है। तेरे बाप को फोन पर बता दी हूँ, वैसे भी तेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। वसुधा को भुवनेश्वर जाने का जरा भी मन नहीं था। वसुधा के लिए भुवनेश्वर में किसी अजनबी रिश्तेदार के घर ठहरने के बजाय वर्धा लौटना ज्यादा सुविधाजनक था। मगर दादी अब उस उम्र में थी जहां उन्हें कोई भी सुअवसर अपने जीवन का आखिरी मौका लगता। इस तरह वसुधा के ना चाहते हुए भी कलकत्ता से सीधे वर्धा जाने वाली टिकट कैंसिल हुई। नई टिकट राजू चाचा ने एसी बोगी में करवाई, जिसका हल्ला वर्धा तक हो गया। कलकत्ता में ट्रेन की एसी बोगी में चढ़ते हुए दादी ने नॉन एसी मुसाफिरों पर हेय दृष्टि डाली। हालांकि वसुधा और दादी 2 दिन पहले ही नॉन एसी ट्रेन में आए थे। बर्थ पर पहुंचकर वसुधा पंजों के बल बैठी दादी के छोटे सूटकेस को
सीट के नीचे अच्छी तरह पीछे की ओर धकेल रही थी ताकि 2 बैग के लिए जगह निकले। अभी वो लगेज जमा ही रही थी कि उसे एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल पास खड़ा उसके हटने का इंतजार कर रहा है। नजदीक खड़े उन स्पोर्ट्स जूतों से नजर हटाकर सर ऊपर करके देखा तो देखते ही रह गई। ये तो टीवी विज्ञापनों में दिखने वाले लड़कों जैसा है। मैंने इतना खूबसूरत लड़का अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वसुधा उसे जगह देने फौरन खड़ी हो गई। लड़के ने अपना छोटा सा एयरबैग सीट के नीचे रखे सूटकेस से लगाकर रख दिया। वसुधा और वो लड़का बिल्कुल आमने सामने की खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। ट्रेन हल्के से झटके के साथ कलकत्ता रेलवे स्टेशन से सरकने लगी। वसुधा के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, यदि सना और पूनम साथ में होते तो कितना मजा आता। हम तीनों मिलकर सामने की सीट पर बैठे इस बॉलीवुड के हीरो को निहारते। कहाँ हम जमीन के कंकर पत्थर सी लड़कियां और कहाँ ये आसमान के चांद सा लड़का। हाय काश ये ट्रेन रास्ता भटक कर विश्व भ्रमण पर निकल जाए। दादी के ऊपर उम्र का असर हो चुका है। वो ताड़ नहीं पाई कि वसुधा के लहजे में वो नजाकत आज है। ऐसे इटला कर तो वो कभी बात नहीं करती। उसकी आवाज में अतिरिक्त मिठास आ गई थी। दादी खिड़की पर पर्दा गिरा दूं? दादी चादर उड़ा दूं? खिड़की के बाहर दृश्य तेजी से दौड़ रहे थे। इधर कंपार्टमेंट में अभी भी सिर्फ 3 ही लोग बैठे थे क्योंकि ट्रेन कलकत्ता से ही शुरू हुई थी। जरा जरा देर में ट्रेन में चाय सैंडविच कोल्ड ड्रिंक वाले गुजर रहे थे। दादी ने साथ में रखे अंगूर की 2 झिल्लियां निकाली। सिर्फ 3 लोगों में 2 लोग खाएं और ठीक सामने उस अकेले को ना पूछें, दादी ऐसा होने देने वालों में से नहीं थी। दादी ने अंगूर की एक झिल्ली वसुधा को थमाकर दूसरी आशीष की तरफ बढ़ाई। लो बेटा खाओ। आशीष ने औपचारिक मुस्कान के साथ झिझकते हुए मना किया। दादी मानने वालों में भी नहीं थी। अरे ले लो, लो लो। लड़के को 2-4 दाने उठाने ही पड़े। दादी के लिए लंबे सफर में समय गुजारने का सबसे अच्छा उपाय सहयात्रियों के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानना है। यदि दादी गप्पे मारने के लिए हम उम्र की तलाश करने लगे तो ज्यादातर वक्त उन्हें चुप रहकर ही गुजारना पड़ेगा। इसलिए वो सभी उम्र के लोगों से मैत्री भाव से बात करती थी। नए लोगों से बात करने में दादी को बहुत संतोष मिलता। दादी ने आशीष की तरफ फिर अंगूर बढ़ाया। लो, अरे खाओ तो। कहाँ जा रहे हो बेटा? बस दादी और नहीं लूंगा, मैं राउरकेला जा रहा। अच्छा राउरकेला में रहते हो? नहीं दादी, ऑफिस वर्क से जा रहा हूँ। अरे तुमको देखकर तो लगता है कि कॉलेज में पढ़ते होगे। हम लोग महाराष्ट्र के वर्धा में रहते हैं। मैं कलकत्ता अपनी छोटी बहन की 13वीं में आई थी। अभी लिंगराज मंदिर के लिए भुवनेश्वर उतर रही हूँ। एक पंडा है वहाँ जो बरसों से हमारे परिवार का सब काम करता आया है। फोन पर बात हो गई है उनसे। वो पंडा एक जगह रुद्राभिषेक भी करवा देगा। जगन्नाथ दर्शन तो मैं 10 साल में पहले ही कर चुकी हूँ। 10 साल पहले ही कर चुकी हूँ। अब तुम्हारे दादाजी जिंदा थे। 4 धाम हो गए मेरे, 12 ज्योतिर्लिंग भी हो आई। कहीं भी तीर्थ करके घर लौटने के बाद मैं सत्यनारायण की कथा करवाती हूँ। मेरा अमरनाथ दर्शन नहीं हो पाया। अब इस उम्र में तो सोच भी नहीं सकती। केदारनाथ बहुत पहले गई थी। उस समय शरीर में ताकत थी तो चढ़ गई थी। 2 बेटे हैं मेरे। मेरी पोती है ये। इसके पापा की वर्धा में कपड़े की दुकान है। इसका एक बड़ा भाई है। दोनों भाई बहन नागपुर के अलग अलग कॉलेज में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हैं। दादी के इतनी देर से चल रहे एक तरफा संवाद में यही वह क्षण था जब दादी के दिए इस परिचय के बाद आशीष और वसुधा ने मुस्कुराहट से आंखों ही आंखों में एक दूसरे का अभिवादन किया। लड़कों की आंखें भी इतनी खूबसूरत हो सकती हैं, वसुधा को आज मालूम हुआ। आंखें थी या समंदर की गहराई समेट दी गई थी। दादी के सवालों का संक्षिप्त जवाब हल्की मुस्कान से देने में गालों में बादाम जितने गड्ढे बन रहे थे। वसुधा के मन में वर्धा की टिकट कैंसिल कराने का मलाल जाता रहा। किसे कल्पना थी कि यह सफर इतना खूबसूरत होने वाला है। रब्बा किस जगह रहता है ये देवदूत? रॉकेट की गति से भागती ट्रेन में भी दादी के सवाल अनवरत चल रहे थे।
राउरकेला में नहीं रहते तो क्या तुम कलकत्ता में रहते हो? नहीं दादी, कलकत्ता में मेरा हेड ऑफिस है, मैं शिलांग में रहता हूँ। दादी हिचकिचाई। शिलांग? वो किधर है? जिधर कामाख्या मंदिर है? वसुधा ने दादी को टोका। अरे दादी, शिलांग मणिपुर की राजधानी है। आशीष ने वसुधा की गलती सुधारी। मेघालय की राजधानी है। आई फील वियर्ड कि मणिपुर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड को नॉर्थ इंडिया का इवन साउथ इंडिया वाले भी इतना कम जानते हैं कि मैप में इन स्टेट्स की लोकेशन या कैपिटल सिटी तक नहीं बता पाते। आई एम नॉट सरप्राइज विद योर आंसर। एक बार मैं लखनऊ में था तो कॉलेज गोइंग लड़के ने कहा, अच्छा आप मेघालय से हो? मेघालय तो नागालैंड की कैपिटल है। फीलिंग आती है कि जैसे हम किसी और ही कंट्री के हैं और आप बाकी लोग इंडिया में रहते हैं। दादी को तंज समझ नहीं आया। सही बोले बेटा, अब हम लोगों को बंगाली समझता नहीं, फिर शिलांग में कोई रिश्तेदारी नहीं, तो हम तुमको नहीं जानते, तुम हमको नहीं जानते। उधर कोई बड़ा मंदिर होता तो जानते हम लोग। दादी को आशीष की बात सुनने में दिक्कत हो रही थी। वैसे भी थोड़ी देर बाद आशीष से बात करने की उनकी रुचि खत्म हो गई, क्योंकि वो जितना जानना चाहती थी जान चुकी थी। दादी सर पर चादर खींचकर सो गई। सोने के पहले वे आशीष और वसुधा को परिचय का एक सिरा थमाकर सोई थी। आशीष की गोद में अंग्रेजी की एक बिजनेस मैगजीन थी। वसुधा को महसूस हुआ कि थोड़ी थोड़ी देर में आशीष मैगजीन से आंखें हटा उड़ती नजर उस पर डाल रहा है। आशीष ने पहल की, आप कौन सी क्लास में हैं? अभी बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। इस साइड से जाने पर नागपुर क्रॉस करने के बाद वर्धा आएगा ना? जी। जब दो गुदगुदाते दिलों के बीच खामोशी हो तो आंखें, धड़कन, संकोच, हवा, हरकतें सब मिलकर दो तरफा संवाद करते हैं। ये बिल्कुल सच है। वसुधा बार बार खुद को समझा रही थी कि ये लड़का मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता। ये मेरा दिमागी दिवालियापन है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, मगर फिर ऐसा क्यों है कि मैं खिड़की से जितनी बार नजर हटा उसे देखती हूँ तो मुझे नजर हटा खिड़की के बाहर देखने लगता है। मुझे क्यों लग रहा है कि वो बिजनेस मैगजीन सिर्फ खोले बैठा है, पढ़ नहीं रहा है। मसाला चाय, चाय चाय, अदरक वाली चाय। इस आवाज से दादी भी उठ गई। आशीष ने चाय वाले को 3 कप चाय देने के लिए कहा। दादी चाय देने वाले को पैसे देने ब्लाउज के भीतर कोहनी तक हाथ घुसा इधर उधर खटबटाते रुपया तलाशने लगी। आशीष ने चाय वाले को रुपए पकड़ा दिए तो दादी की छापेमार तलाशी बंद हुई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दादी की इस बेजा हरकत को आशीष ने नहीं देखा, यह कह सकते हैं कि शर्मिंदगी से अनदेखा कर दिया। दादी और वसुधा को चाय देने के बाद आशीष ने आखिर में अपनी चाय ली। अब तक कुछ और यात्री भी आसपास की बर्थ पर बैठ चुके थे। ट्रेन भुवनेश्वर की तरफ लगातार बढ़ रही थी। ये खूबसूरत समय तेजी से बीत रहा है या घटता जा रहा है, कभी न लौटने के लिए। लड़के और लड़की दोनों को समझ आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद आ रहे हैं। आशीष ने बेवजह ही बात बढ़ाने के लिए बात की। चाय कितनी खराब है। इस मामले में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक भारत एक है। हर जगह की ट्रेन में रद्दी चाय। दादी ने चाय की पहली चुस्की के साथ सवाल किया, तुम कहाँ नौकरी करते हो बेटा? दादी, मैं पेप्सी का मार्केटिंग मैनेजर हूँ, पूरा ईस्ट और मिडिल इंडिया संभाल रहा हूँ। वसुधा दादी का अगला संभावित सवाल समझ चुकी थी, इसलिए इससे पहले कि आशीष दादी की पगार या जात पूछे, वसुधा ने दादी को रोकने बात का रुख मोड़ दिया। आपका पूरा एजुकेशन शिलांग का है? मेरा बर्थ प्लेस, स्कूलिंग और एमबीए सब शिलांग का ही है। चाहता तो एमबीए और आईआईएम अहमदाबाद से भी कर सकता था, लेकिन शिलांग से अहमदाबाद बहुत दूर था। शिलांग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, फिर वहीं से किया। ये मेरी पहली ही जॉब है। हमारा घर तो अभी भी शिलांग में है, लेकिन अब मैं जॉब के बाद इतना ज़्यादा टूरिंग पर रहता हूँ कि मम्मा के पास शिलांग once in a month ही आ पाता हूँ। वसुधा ने पूछा, ओह, तो आपके पापा मम्मी शिलांग में रहते हैं? मैं क्लास 6 में था जब पापा का एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। पापा कमिश्नर थे, मम्मी जॉब में है। वो शिलांग यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी है।
दादी ने आशीष के पापा की मृत्यु पर गैर जरूरी करुणा प्रदर्शन किया। अरे रे रे रे। वसुधा और आशीष दोनों को मालूम था कि वे सिर्फ बात करने के लिए बेमतलब की बातें कर रहे हैं। मतलब की बातें तो आखिर कर रही थी। आप बीकॉम के बाद क्या करेंगी, एमबीए या एमकॉम? वसुधा सकपका गई। उसे खुद मालूम नहीं कि बीकॉम के बाद वो क्या करेगी। एमबीए की 2 साल की फीस और 2 साल के हॉस्टल के खर्चे में बाबा एक एमडीए दामाद जुगाड़ने में सफल होना ज्यादा पसंद करेंगे। बाबा और नीरज भैया अगले साल तक उसकी शादी करवा ही देंगे। वसुधा को आशीष के उदास कर देने वाले इस सवाल का कोई जवाब न सोचा तो कह दिया, अभी सोचा नहीं कुछ, अभी तो बीकॉम सेकेंड ईयर है। वसुधा को आशीष का हिंदी उच्चारण बंगला भाषियों के हिंदी उच्चारण सा लग रहा था। आपकी मदर टंग क्या है? मतलब मेघालय में लोग किस भाषा में बात करते हैं? आशीष ने जवाब दिया, वहाँ हर आदमी 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोलता है। लोकल्स के लिए मेन तो खासी और गारो है, इंग्लिश बांग्ला नेपाली बोलने वाले भी बहुत हैं। वसुधा चौंकी, अरे खासी और गारो ऐसी भी कोई लैंग्वेज है? मुझे नहीं मालूम था। आशीष ने बताया, हम लोग घर में इंग्लिश में बात करते हैं। दादी ने पान के डब्बे से एक बीड़ा निकाल जीभ के नीचे रखते हुए अपनी विशेषज्ञ राय दी। खासी बंगाली टैप होगी। तुम बंगालियों जैसे र कोड़ा बोल रहे हो। आशीष हंसने लगा। कुछ चतुर या सहयात्रियों को एक तरुणी और एक गंभीर युवा की पल्लवित होती आसक्ति समझ आ रही थी। एक दूसरे के विषय में ज्यादा से ज्यादा जान लेने की उनकी कोशिशों से रोमांचित कुछ यात्रियों के लंबे सफर की बोरियत कम हो गई थी। लड़का और लड़की इस सफर का एक पल भी नहीं गंवाना चाह रहे थे। वसुधा का मन था कि दादी फिर सो जाए, मगर दादी सवालों की दूसरी खेप के साथ तैयार थी। दादी ने फिर पूछा, शिलांग में तुम्हारी मम्मी अभी भी पढ़ाती हैं? जी दादी, मम्मी इंग्लिश पढ़ाती हैं कॉलेज के बच्चों को। दादी को अचंभा हुआ कि आशीष की मम्मी इतनी पढ़ी लिखी हैं कि कॉलेज के लड़कों को पढ़ाती हैं। उन्होंने आशीष को बताया, हमारे यहाँ भी अब लड़कियों को पढ़ा लिखा दे रहे हैं लोग बाग। ये वसुधा को पहले इसके पापा नागपुर के हॉस्टल में रखने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था वर्धा में रहकर पढ़ ले। इसका बड़ा भाई नीरज 2 साल पहले ही नागपुर से इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो फिर उसकी नजर में रहकर रहेगी सोचकर इसको भी भेज दिए। वसुधा को दादी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। नीरज भैया मुझ पर नजर रखेगा? मतलब मैं कोई चोर हूँ या धोखे देने वाली हूँ या फिराक में रहती हूँ? नीरज भैया पर कौन नजर रखेगा? ये गोरा चिट्टा लड़का हमारी दकियानूस फैमिली के बारे में क्या सोचता होगा? दादी को शांत कराने का एक ही उपाय समझ आ रहा है। वसुधा ने चादर फैलाकर दादी के लिए और जगह बनाई। दादी अब सो जाओ आराम से, मैं तो जा ही रही हूँ, भुवनेश्वर आने पर उठा दूंगी। दादी मुंह में पान दबाए फिर से लुढ़क गई। आपने बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर अभी दिया है? आशीष ने पूछा। जी, आपके मेघालय में बहुत बारिश होती है ना? आशीष अपनी बिजनेस मैगजीन किनारे रख चुका था। हाँ, शिलांग स्पेशली। अंग्रेजी से ईस्ट का स्कॉटलैंड कहते थे। मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ब्यूटीफुल है। हिल एरिया है तो बारिश तो बहुत होती है। वहाँ हमको किसी फ्रेंड के घर जाना है। सपोज सूखा मौसम देख कोई लाइट कलर की पैंट पहन ली। आधे रास्ते निकले नहीं कि ऑल ऑफ सडन हैवी रेन स्टार्ट। वहाँ के पहाड़ों में वेदर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कीचड़ वाली सड़कों पर जब हम कॉलेज जाते थे तो बाइक के चक्कों से कीचड़ पूरे कपड़ों पर बॉबी प्रिंट बना देता था। मेरी मम्मी बहुत परेशान होती थी। शाम को मम्मी के कॉलेज से लौटने के बाद घर के गार्डन में मैं और मम्मा चाय पीने बैठते हैं तो अक्सर बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की खोलने से बादल कमरे में आ जाते हैं। टी गार्डन्स हैं, ढेरों वाटरफॉल हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं। आप शिलांग से एमबीए कर लो, आपके कॉलेज डेज मेमोरेबल हो जाएंगे। सहयात्रियों की आंखों में जिज्ञासा थी, क्या लड़की शिलांग से एमबीए करने के बहाने प्रेम विस्तार की संभावनाओं से भरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? इस कूपे में बैठे लोगों के पास फिलहाल इन दोनों के बीच की ये शुरुआती मुदित हिचकिचाहट, हया, झिझक, उलझन से ज्यादा आकर्षक दृश्य खिड़की के बाहर न था। एक खिड़की पर सांवली, सादी, लजाई सी लड़की
दूसरी खिड़की पर गोरा, गंभीर, आतुर सा लड़का और इन दोनों को जल्द से जल्द अलग करने दौड़ती क्रूर ट्रेन। अब ट्रेन तो दौड़ेगी ही। वसुधा ने जुदाई की घड़ी पास आते देख सवाल किया, भुवनेश्वर आने में कितनी देर है? आशीष ने कलाई में बंधी महंगी घड़ी पर नजर डाली। 1 घंटे में आ जाएगा। मुझे तो आप लोगों से और आगे जाना है। इस रूट का एक एक स्टेशन याद हो चुका है। मेरी जॉब ही ऐसी है कि ईस्ट से लेकर पूरा मिडिल इंडिया घूम रहा हूँ। वसुधा ने कहा, कितना बढ़िया तो है, इस बहाने दुनिया देख रहे हैं। आशीष हंसा, अरे कुछ बढ़िया नहीं, मेरा MBA मार्केटिंग में है। मार्केटिंग में कितना प्रेशर होता है। टारगेट सेल तक पहुंचने शहर शहर घूमकर वर्किंग टीम को मोटिवेट करो, उनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओ, मीटिंग्स लो। अपने शहर रहते हुए कितना भी हार्ड वर्क कर लो, शाम को लौटने पर अपना घर हो, रात में अपना बिस्तर हो, सुबह की चाय अपने किचन की हो तो थकान खत्म हो जाती है। मेरा फील्ड ऐसा है कि पूरा महीना ट्रेन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी, होटल और सड़कों पर निकल रहा है। महीनों अकेला भटकना और हर रात अकेले बैठकर चुपचाप खाना खाना। क्वाइट डिप्रेसिव। अभी अनमैरिड हूं तो चल रहा है। वहां शिलांग में मम्मी भी अकेली पड़ जाती हैं। मुझे MBA मार्केटिंग में ना करके फाइनेंस में करना चाहिए था। फाइनेंस वालों की पोस्टिंग हमेशा हेड ऑफिस में होती है। 9 से 5 की ड्यूटी करो, टाइम पर अपने घर लौट आओ। वसुधा ने जीवन में पहली बार किसी बाहरी लड़के से इतनी बातें की थी। घर पर बाबा और नीरज भैया तो किसी जवान लड़के को घर में घुसने ही नहीं देते हैं। रिश्तेदार या पास पड़ोस का कोई लड़का आ भी गया तो वसुधा चाय लेकर कभी उनके सामने नहीं गई। वसुधा ने स्कूल, कॉलेज या गली के उन्हीं लड़कों को देखा जो आते जाते लड़कियों को ताड़ते, चुंबन की तेज आवाज निकालते, फिल्मी गाने गाते और फिक्रे कसते हैं। लड़के भी इतनी समझदारी से बात करते हैं, उसे मालूम ही नहीं था। रिश्तेदारी के भाइयों को बड़ी बड़ी लफाजी करते देखा था। फिर ये कहते कि बहन अपनी सहेली से मिलवा दे। शायद हमारा परिवार इस लड़के के जितना पढ़ा लिखा नहीं है। आज भी सफर में अगर बाबा या नीरज भैया साथ होते तो आशीष से एक शब्द बात ना हुई होती। आशीष ने पूछा, आप दोनों ही भुवनेश्वर जा रहे हो तो होटल की बुकिंग हो गई है? वसुधा सकुचा गई। हम एक रिलेटिव के यहाँ रुकेंगे। आशीष ने फिर पूछा, उन्हें मालूम है ना आप लोग आ रहे हैं? हाँ, फोन पर बात हो चुकी है। क्या आप भी भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर गए हैं? नहीं, कभी नहीं गया, मैं क्रिश्चियन हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर नहीं जा सकता। अकेले जाकर क्या करूँ? प्रेयर कैसे ऑफर करते हैं मुझे नहीं आता। ईश्वर तो सभी एक है। आदमियों के अलग अलग झुंड ने अपने अपने लिए अलग अलग भगवान और वर्शिप के अलग अलग तरीके डिसाइड कर लिए हैं। मेरे लिए रिलीजन इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्रिश्चियन? इतना सुनते ही भारत पाकिस्तान के बीच की डिवीजन लाइन खींच गई। वसुधा सहम गई। आसपास बैठे श्रोताओं को झटका लगा। लड़का क्रिश्चियन और लड़की लिंगराज मंदिर जा रही है। नींद में खोई दादी की परलोक सुधारीकरण हेतु रुद्राभिषेक करवाने लिंगराज मंदिर जा रही और अभी अभी एक विधर्मी के हाथ से छुई चाय गटक गई। ये खबर नहीं थी उन्हें। क्रिश्चियन की छुई चाय पी ली है जानकर तो दादी ना जाने प्रायश्चित के कितने कर्म कांड करती। आशीष ने पास से ही गुजरते सैंडविच वाले को रोका। भैया 3 सैंडविच देना। दादी सो रही थी इसलिए आशीष ने उनका सैंडविच सामने बड़े ट्रे स्टैंड में रखकर दूसरा सैंडविच वसुधा की तरफ बढ़ा दिया। वसुधा ने मन ही मन भगवान का लाख शुक्र मनाया कि दादी सो रही है। ये लड़का क्रिश्चियन है सुनने के बाद तो दादी उसके हाथ का छुआ सैंडविच भी नहीं खाती। जो उनके ठाकुर जी को नहीं मानता वो ऐसे किसी व्यक्ति के खाने पीने का संबंध नहीं रखना चाहती। घर पर माँ, बाबा और नीरज भैया भी गैर हिंदू घरों से दुआरी तक का ही रिश्ता रखते हैं। नए साल नीरज भैया तो मोहल्ले के नवयुवक गणेश मंडल के उपाध्यक्ष भी बने थे। गणपति के समय जब मंडल के विशालकाय पोस्टर पर नीरज भैया की फोटो चौराहे पर लगी थी तब से नीरज भैया नियमित जनेऊ भी पहनने लगे थे। उनकी मुंज तो 11 साल में हो गई थी। पिछले साल से हनुमान व्यायामशाला में कुश्ती करने जाने लगे तो मंगलवार और शनिवार का व्रत भी रखते हैं। दादी सुबह 5 बजे ठाकुर जी के सामने दिया बत्ती करती हैं। आंगन में छींटा देकर चौक पूरती हैं। मुनसारे ही चावल आटे से द्वार के दोनों तरफ लक्ष्मी पांव बनाती हैं। शाम घर पर चाहे कोई भी मेहमान बैठा हो मगर तुलसी में दीपक का वक्त होते ही उठ जाती हैं।
पूरे सावन लहसुन प्याज नहीं खाती, हर एकादशी उपवास रखती और एकादशी के दिन घर भर के लिए खाने में चावल का निषेध करती। चौथ का चांद भूल से देख लेने पर छिपकर पड़ोसी के घर पत्थर मारती और उनके बाहर निकलकर गाली देने पर चांद देख लेने के कलंक से निजात पाती। कार्तिक स्नान करने वाली सनातनी दादी क्या किसी क्रिश्चियन लड़के के हाथ का छुआ सैंडविच खाकर बुढ़ापे में धर्म भ्रष्ट करती? राम राम राम, हरी हरी हरी। वसुधा ने देखा दादी हिचकोले खाती मुंह भाड़े सो रही थी। लड़के का गोरा मुखड़ा देख वसुधा के दिमाग में आने लगा, काश इस ट्रेन का ब्रेक फेल हो जाए और ये भुवनेश्वर में रुके ही ना, या फिर भुवनेश्वर के पहले कहीं पटरी उखड़ जाए और ट्रेन घंटों के लिए रुक जाए। न्यूज में पढ़ा है मालगाड़ी के डिब्बे आए दिन तो पटरी से उतरते हैं, आज ट्रेन क्यों इतनी सलीके से चल रही है? जरा देर बाद भुवनेश्वर आ जाएगा और फिर ये लड़का मेरी आंखों के सामने नहीं होगा। बिल्कुल अभी जो समय गुजर रहा है ये कभी नहीं आएगा। मैं वर्धा के अपने उस छोटे से घर नागपुर के हॉस्टल की दुनिया में खो जाऊंगी और ये शिलांग की पहाड़ी घुमावदार रास्तों की बरसात में गुम हो जाएगा। कितना प्यारा और समझदार लड़का है, बस आधे घंटे और फिर हम कभी न मिलने के लिए अलग हो जाएंगे। वसुधा खिड़की से बाहर देखती सैंडविच खा रही थी। मन तो बाहर देखने का बिल्कुल न था। वसुधा ने उड़ती नजर लड़के पर डाली तो वो वसुधा को ही देख रहा था, मगर इस बार उसने वसुधा से नजर नहीं फेरी। हताश सी मुस्कान थी उसके चेहरे पर। एक बेनाम लड़का जो शिलांग के पहाड़ी रास्तों से होता हुआ हर रविवार चर्च जाता है, और एक अनजानी लड़की जो हर सोमवार शिवलिंग में बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख चढ़ाती है। दोनों अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ट्रेन की जंजीर खींचने के अलावा ट्रेन रुकने के सभी उपाय सोच रहे थे। तभी दादी उठ गई। ये उनके महामृत्युंजय जाप का वक्त था। कंठी माला में कीज जाप पूरा करके उन्होंने सैंडविच खा लिया। अनजाने में हुई भूल चूक तो भोलेनाथ भी क्षमा करते हैं। खिड़की के बाहर ढलता सूरज कितना उदास दौड़ रहा था। सूरज के साथ साथ दो दिलों के बीच भी बहुत कुछ डूब रहा था। इतनी बड़ी दुनिया में कोई आपको बहुत बहुत अच्छा लग जाए, आप भी उसे उतने ही अच्छे लगे, मगर दुनिया के लिए अच्छा लगना जैसी बात बहुत मामूली और गैर जरूरी है, जबकि जिंदगी के लिए ये अच्छा लगना ही सबसे जरूरी बात है। वसुधा अपने क्लास 5 के ज्योग्राफी के पेपर में राज्यों की राजधानी में मेघालय की राजधानी इम्फाल लिख कर आई थी। घर आकर देखा कि मेघालय की राजधानी तो शिलांग है, तो बहुत पछताई। आज देश के उसी आखिरी राज्य की राजधानी शिलांग के इस लड़के जिसका नाम तक नहीं जानती से ऐसा लगाव क्यों महसूस कर रही हूँ? इतनी बातें करने के बाद भी दोनों के एक दूसरे का नाम पूछने की हिम्मत नहीं बढ़ रही। नाम पूछना पर्सनल इंटरेस्ट वाली बात लगेगी। यदि ट्रेन से उतरते हुए मैं जाते जाते बेवकूफ की तरह आपका नाम क्या है पूछूं तो नाम जानकर मुझे करना क्या है? क्या हथेली पर फिर मेहंदी में छिपाकर इसका नाम लिखूंगी? नाम जानकर मुझे करना क्या है? क्या इसके और मेरे नाम की स्पेलिंग काट कर फ्लेम खेलूंगी? हे भगवान, ये क्या सोच रही हूं मैं? क्या इसको भी मेरा नाम जानने की इच्छा नहीं हो रही है? इसका नाम पक्का जॉर्ज, चार्ल्स, जूड, बेंजामिन, थॉमस या फिर क्या होगा? ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। अब भुवनेश्वर स्टेशन का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। वसुधा सीट के नीचे से बैग और सूटकेस निकालने जैसे ही झुकी तो आशीष ने रोका, तुम हटो। आशीष ने एक एक करके सारा लगेज सीट के नीचे से बाहर खींचकर गेट की तरफ बढ़ाना शुरू किया। सहयात्रियों की आंखों में जिज्ञासा और सहानुभूति के मिले जुले भाव थे। क्या लड़की अपने घर का फोन नंबर एक कागज में लिखकर लड़के को चुपचाप थमाएगी? ट्रेन अभी रुकी नहीं थी। आशीष खिड़की से काले कांच में ठीक पीछे खड़ी वसुधा को देख पा रहा था। कांच में नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ मुस्कुराहटें कितनी हारी हुई होती हैं। वसुधा के पीछे खड़ी दादी अपना मुंह खोले खिड़की के काले कांच से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। आशीष ने सूटकेस और बैग ट्रेन से उतार कर प्लेटफॉर्म पर रख दिया। चलिए, मैं फिर अकेला हो गया। ठीक है दादी जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आशीष की कत्थई आंखें कह रही थीं कि उसे ऐसी ही लड़की की चाहत थी। मैं इतना ज्यादा सफर में रहता हूँ कि कभी किसी से ठहर कर बात ही नहीं की।
पापा के बाद मम्मी के अकेलेपन को भरने की कोशिश में उनका साथ देने के फेर में कभी फील ही नहीं हुआ कि मुझे भी किसी के साथ की जरूरत है। अब तक शायद मुझे ही किसी की जरूरत नहीं लगी। इस लड़की को स्टेशन से बाहर निकलता देखकर पहली बार लग रहा है कि मैं अकेला हूँ। इसने मुझे अकेला कर दिया या भीतर छिपे अकेलेपन से मिलवा दिया, नहीं मालूम। भुवनेश्वर स्टेशन से बाहर दादी के साथ ऑटो में बैठकर भी वसुधा को स्टेशन छोड़कर जाती ट्रेन की आवाज आ रही थी। हर अगले सेकंड और दूर दूर होता वो लड़का दुनिया के क्षितिज विस्तृत समंदर में समा गया, कभी न दिखने के लिए। दादी के साथ ऑटो में जाते हुए चमचमाता भुवनेश्वर शहर बेरौनक लगने लगा। रात में सोते समय ट्रेन का पूरा सफर बार बार घूमने लगा। उस लड़के के परफ्यूम की महक, आसमानी शर्ट और चॉकलेटी आंखें रह रहकर याद आ रही थी। हॉस्टल पहुंचते ही पूनम और सना को सफर की पूरी बात बतानी है कि लड़के अच्छे भी होते हैं। कितना उदास लग रहा है आज। क्या वो अभी राउरकेला के किसी होटल में लेटे मुझे सोच रहा होगा? इस एक रात के बाद आने वाली कई रातों में लड़के और लड़की दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया, बिना एक दूसरे की खबर के। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, मगर दिल में उनकी बैठक जिंदगी जितनी लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी, अब तक का सफर। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।